जिल्लतों के मारे लोग, मुसन्नफ फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। दूसरा हिस्सा, 7वां बाब। ठीक 7 बजे होंगे कि मैं मेस्लोबोविफ के यहाँ पहुँच गया। वो शस्तीला विचनाया सड़क के एक छोटे से मुल्हका मकान में रहता था। उसके पास 3 कमरे थे जो साफ़ सुथरे तो नहीं कहे जा सकते, अलबत्ता खासे माकूल फर्नीचर से सजे हुए थे। मकान देखने से कुछ खुशहाली टपकती थी, मगर उसी के साथ साथ सलीके की कमी भी। मकान का दरवाज़ा एक नहायत ही खूबसूरत लड़की ने खोला। उम्र होगी उसकी कोई 19 साल। कपड़े सादा मगर दीदा जेब और ख़ुद खासी नफासत लिए हुए आँखें, नर्म और हशाश बशाश। मैंने फ़ौरन भांप लिया कि यही है अलेक्जेंद्रा सिमियोनोवना, जिसका उसने सुबह रवा रवी में जिक्र किया था, और गोया इस तरह इसके तारुफ को मेरे लिए एक तरगीब का ज़रिया बनाया था। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, और जब उसने मेरा नाम सुना तो बोली वो आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, मगर इस वक्त अपने कमरे में सो रहे हैं। मुझे वो कमरे तक ले गई। देखता हूँ मसलूबियूफ एक नहायत उम्दा सोफे पर अपना मैला कुचैला ओवरकोट ओढ़े और मैला सा चमड़े का तकिया सर के नीचे रखे सो रहा है। वो कच्ची नींद सो रहा था। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए उसने मुझे नाम लेकर पुकारा। अच्छा, तो तुम आ गए। तुम्हारा ही इंतज़ार था। मैंने अभी ख्वाब में देखा कि तुम आए हो और मुझे जगा रहे हो। वक्त भी हो गया है, चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? एक खातून से मिलने। कैसी खातून? किस लिए? मादाम बेबनोवा से मिलने। उसका हिसाब चुका दिया जाए। वाह, क्या हसीना है। उसने अलेक्जेंद्रा सिमियोनोवना की तरफ मुखातब होते हुए ये अल्फाज ज़रा खींच कर कहे, बल्कि मादाम बेबनोवा के ख्याल पर अपने हाथ की उंगलियों को भी चट चट चूम लिया। हाँ, तो अब चल दिए। सूझ गई कुछ? अलेक्जेंद्रा सिमियोनोवना ने ज़रा सा गुस्सा दिखाने को अपना फ़र्ज समझते हुए जुमला कहा। तुम दोनों का तारफ़ नहीं है। तारफ़ हो जाएगा भाई। अलेक्जेंद्रा सिमियोनोवना, ये हैं वो साहब जिनसे मैं तुझे मिलाता हूँ। बड़े अदबी सूरमा हैं। सिर्फ साल में एक बार देखने को मुफ्त मिलते हैं, वरना हर वक्त मिलो तो रुपया लगता है। हाँ, तो बना रहे हो बेवकूफ़। आप इस शख्स की बातों पर ना जाइए। ये तो यूं ही मुझ पर हंसता है। भला कहाँ के सूरमा रखे हैं। यही बात तो मैं कह रहा था तुमसे कि ख़ास आदमी है ये, मगर हजूर वाला आप कहीं ये ना समझ लीजिएगा कि हम बस बेवकूफ़ ही हैं। हम इससे कहीं ज़्यादा होशियार समझदार हैं जितने पहली नज़र में दिखाई देते। इसकी बातों पर न जाइए आप। ये हमेशा अच्छे शरीफ आदमियों के सामने मेरी पोजीशन नाजुक कर देता है। बेशर्म कहीं का। काश मुझे कभी थिएटर ले जाने की तौफीक होती। अलेक्जेंद्रा सिमियोनोवना, तुम अपने घरेलू धंधे से प्यार करो। कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि किस चीज़ से मोहब्बत करनी चाहिए? कहीं वो लफ्ज़ तुम्हारी याद से जाता तो नहीं रहा? वो जो मैंने तुम्हें सिखाया था? कतई नहीं भूली। तौबा, क्या फजूल सा लफ्ज़ है। अच्छा, तो भला वो क्या लफ्ज़ था? हाँ, मैं मेहमान के सामने तो ज़रूर ही कह दूंगी। हो सकता है कि कोई शर्म की बात हो उस लफ्ज़ के मतलब में, मुंह से निकल जाए तो ज़ुबान कट जाएगी मेरी। मतलब ये कि तुम भूल गई। भूलती क्यों? याद है, पीनाती। अपने पीनाती से मोहब्बत करो। देखिए तो क्या लफ्ज़ सूझा है इनको। मुमकिन है दुनिया में ना कोई पीनाती थे ना होंगे। भला आदमी उनसे क्यों मोहब्बत करे? फजूल की बात। इसीलिए मादाम बेनोवा के पास तुफ है तुम पर और तुम्हारी मादाम बेनोवा पर। अलेक्जेंद्रा सिमियोनोवना फुटकार बरसाती हुई कमरे से निकल गई। वक्त हो गया, चल दिए। अलेक्जेंद्रा सिमियोनोवना, रुखसत। हम दोनों रवाना हो गए। देखते हो वानिया, अव्वल तो हम इस घोड़ा गाड़ी में बैठ लें ऐसे, और फिर दूसरा ये कि मेरे भाई, सुबह तुझसे जुदा होने के बाद जो मैं चला तो थोड़ा बहुत और पता चला, और यूं ही नहीं कि आसिया गुमान से, बल्कि ठीक ठीक मैं वासिल फिस्की जजीरे में घंटा बार और ठहरा रहा। तो वो जो तोंदियल है ना, एक ही हरामी है, मनहूस पाजी कहीं का, बिगड़ा हुआ, ऐबी तरह तरह की चाट उसे लगी हुई है। और मादाम बेनोवा भी इसी किस्म के करतूतों में कुछ थोड़ा बहुत हाथ रखती हैं।
आज नहीं, एक ज़माने से नामवर हैं। अभी कल की बात है कि उसने किसी अच्छे शरीफ ख़ानदान की एक लड़की को भी फंसा ही लिया था। वो जो उसने मलमल की फ़्राकों में उस बिन माँ बाप की बच्ची को सजाना शुरू कर दिया है, तुम ही ने मुझसे बयान किया था। तो उसने मेरा चैन आराम छीन लिया, क्योंकि मैंने उस सिलसिले में कुछ और भी सुन रखा है। इत्तेफाक की बात कि आज सुबह मेरे हाथ कुछ और मसाला भी लगा, मगर एतबार के काबिल बात लगती है। भला लड़की की क्या उम्र होगी? सूरत से तो वो कोई 13 बरस का अंदाज़ा होता है। कद में उससे भी छोटी है। यही हरकतें हैं उस औरत की। जब ज़रूरत समझेगी कह देगी अभी 11 बरस की है, और किसी और वक्त उसे 15 बरस की बता देगी। अब चूंकि बच्ची का कोई घर बार नहीं है और ना कोई जो उसकी देखभाल कर सके, तो बेचारी को क्या वाकई सच? और तुम क्या समझते थे? क्या मादाम बेनोवा ने माँ बाप की तरह बच्ची को यूं ही खुदा तरसी के मारे अपनी निगरानी में ले लिया है? ख़ास तौर से जब वो तोंदियल उसके चक्कर काट रहा हो, तो समझ लो ऐन मैन यही मामला है। वो आज ही सुबह उससे मिला था। उस बुद्धू सीजोब्रियोखोफ से आज एक हसीना का वादा किया गया है, जो शादीशुदा औरत है, किसी अफसर की बीवी, ऊंचे घराने की हसीना। ये व्यापारियों की बिगड़ी हुई औलाद उसी पर मरती है। बस उसे तो ऊंचा घराना चाहिए। ये वैसा ही असूल है जैसा वो लातीनी ज़ुबान की ग्रामर का है। याद है तुम्हें? मानी मतलब से लफ्ज़ का आखिर तय होता है। मुझे लगता है कि सुबह से नशे में हूँ, मगर बेनोवा के हक़ में यही अच्छा है कि वो इन मामलात में टांग ना उड़ाए और पुलिस को गुच्चा देने चली है। मगर मैं भी वो हाथ दूंगा कि बस याद रखे। जानती तो है पुरानी याददाश्त की बदौलत। खैर, बाकी यह है कि समझे तुम, मैं हद दर्जा हैरान हो गया। ये जो तमाम बातें खुली हैं तो मेरी रूह दहल गई। मुझे ख़तरा हुआ कि कहीं हमें देर ना हो जाए, और बराबर गाड़ी वाले से तेज़ चलने को कहता रहा। फिक्र मत करो, सब बंदोबस्त कर लिया गया है। मसरूबियूफ बोला। मेत्रोश्का वहाँ पहुँच चुका है। सीजरोबियोखोफ के तो माल पर ही पड़ेगी, लेकिन उस तोंदियल की खाल पर। कमीना कहीं का, आज सुबह सब तय हो चुका था। अच्छा, बबनोवा मेरे हिस्से में आती है, क्योंकि फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। हम उसी होटल के पास पहुंचे, मगर उस वक्त मित्रोश्का वहां मौजूद नहीं था। गाड़ी वाले से हमने कहा कि यहीं होटल के पास हमारा इंतज़ार करो, और पैदल मादाम बेबनोवा के मकान तक टहलते चले गए। मित्रोश्का दरवाजे पर हमारे इंतज़ार में खड़ा था। खिड़कियों में बहुत तेज़ रोशनी हो रही थी। सीजरोब्रियोखोफ के बदमस्त कह खूब सुनाई दे रहे थे। सब के सब यहीं मौजूद हैं। कोई 15 मिनट से मित्रोश्का ने बताया। बस अभी मौका है। मगर अंदर कैसे जाएंगे? मैंने पूछा। मेहमानों की तरह, मसरूबियूफ ने जवाब दिया। वो मुझे जानती है, मित्रोश्का से भी वाकिफ़ है। ठीक है कि सब दरवाजे बंद हैं, मगर हमारे लिए थोड़ी। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया और वो फ़ौरन खुल गया। चौकीदार ने फाटक खोला और मित्रोश्का को आँख के इशारे से सलाम किया। हम आहिस्ता से अंदर दाखिल हो गए। घर में किसी को आहट तक नहीं मिली। चौकीदार ने हमें जीने तक पहुंचाया और वहां दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से पूछा गया, कौन है? उसने जवाब दिया कि अकेला वही है और ज़रूरत से अंदर आना चाहता है। दरवाज़ा खुला और हम सब के सब अंदर दाखिल। चौकीदार गायब हो गया। है कौन है ये? मादाम बबनुआ, जो शराब के नशे में चूर और बिखरी हुई वहीं तंग ड्योढ़ी में शमादान लिए खड़ी थी, उसने दबंग आवाज़ से पूछा। कौन? मसरूबियूफ ने तड़क कर जवाब दिया। तुम पूछती हो अनन्ना त्रिफ्यूनोवना, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को नहीं पहचानती हो? हमारे सिवा कौन होगा? फिलिपिच। ओह, फिलिप हैं? तो यूं कि ये आप हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान। कैसे मालूम हो कि आप हैं? कोई बात नहीं, इधर आ जाइए, इस तरफ। और वो बिल्कुल बौखला गई। कहाँ? इधर? मगर यहाँ तो रोक लगी हुई है। नहीं, ऐसे नहीं। आप ज़रा तवाज़ो कीजिए हमारी। हम थोड़ी सी शैम्पेन पिएंगे। आज कोई सुंदर छोकरी नहीं है क्या? उस औरत को एकदम जैसे इत्मीनान सा हो गया। ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए क्या कमी है? पाताल से भी लाना पड़े तो निकाल लाऊंगी। आप जैसों के लिए तो चीन की सल्तनत से बुलवानी पड़े तो बुलवा लूँगी। 2 लफ्ज़। आनन्ना त्रिफ्यूनोना, मेरी जान, सीजोब्रियोखोफ है यहाँ? हाँ।
ये यहाँ बस उसी से काम है मुझे। उसकी जुर्रत कैसे हुई कि पाजी मुझे छोड़ के खुद शराब लौटाता फिरता है। मैं तो जानूं वो आपको नहीं भूला, पता नहीं किसका इंतज़ार था उसे, आप ही का इंतज़ार होगा, मैं तो जानूं। मुस्लिम ब्यूफ ने दरवाजे को धक्का दिया और हमने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया। कमरे में 2 खिड़कियां थीं जिन पर फूलों के गमले रखे थे, बैत की कुर्सियां थीं और एक शिकस्ता सा पियानो। वो सब चीज़ें जिनकी ऐसे मकाम पर तवक्को की जा सकती है, मगर हमारे अंदर कदम रखने से पहले ही उस वक्त जब हम ड्योढ़ी में खड़े बात कर रहे थे, मित्रिष्का गायब हो चुका था। मुझे बाद में पता चला कि उसने तो चौखट भी पार नहीं की थी, बल्कि दरवाजे की पुश्त पर ही इंतज़ार में रुक गया था। बाद में उसके लिए दरवाज़ा खुलना था, मगर वो बिखरी हुई और रंगों में डूबी औरत जिसे मैंने सुबह को मादाम बेबनुआ के पसे पुश्त झांकता हुआ देखा था, मित्रिष्का की कुछ लगती थी। सब्ज़रियो खौफ नकली महागनी के एक पतले से सोफे पर मेज़ पोश पड़ी हुई एक गोल मेज़ के सामने बैठा था। मेज़ पर नीम गर्म शैम्पियन की 2 बोतलें रखी थीं और एक थी जिसमें घटिया किस्म की रम भरी थी और कई प्लेटों में मिठाई, बिस्किट, 3 तरह के खुश्क मेवे रखे थे। सब्ज़रियो खौफ के सामने जो मेज़ थी उस पर दूसरी तरफ एक भारी बद्धी चीचक मारी सूरत की औरत बैठी थी जिसकी उम्र 40 के करीब होगी। स्याह तफ्तियान का फ्राक पहने और कांसी की माला और चूड़ियाँ पहने, यही थी गोया अफसर की बीवी बनी हुई। सब्ज़रियो खौफ मस्त था और अपने आप में बहुत मगन, और वो तोंद वाला यार उस वक्त उसके पास मौजूद ना था। लोगों को ज़रा देखो क्या हरकतें करते हैं। मुस्लिम ब्यूफ पूरा हलक फाड़ कर बोला, और फिर दियोसो होटल में मिलने की दावत देते हैं औरों को। ओहो फिलिप, क्या इज्जत बख्शी आपने मुझको। सब्ज़रियो खौफ बदबदाया और बड़ी मदारत के अंदाज में हमें लेने के लिए उठा। पी रहे हो? क्यों? माफ़ कीजिएगा, मैं माफ़ी का क्या सवाल, मेहमानों को भी दावत दे डालो। हम तो आज तुम्हारे ही साथ ऐश उड़ाने आ पहुँचे और एक और मेहमान को लेते आए, अपने दोस्त हैं। मुस्लिम ब्यूफ ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी। वाह, क्या कहते हैं खुशनसीबी के। ओफ ओफ, इसी को शैम्पियन कहते हैं। ये तो खट्टे गोभी का अर्क लगता है। आपके मुंह से ऐसी बात, जान पड़ता है कि तुम खुद भी वहाँ दियोसर होटल में नहीं फटके हो और दूसरों को वहाँ का बुलावा देते हो। अभी तो ये मुझसे कह रहा था कि पेरिस रह के आया हूँ। अफसर की बीवी बोली यूं ही उड़ाता होगा। फेदोसिया तपीतीशना, मुझे गुस्सा मत डलाओ। हाँ, वहाँ रह आया हूँ मैं, सच। अरे ऐसा देहाती लठ और पेरिस में। हाँ, हम गए थे वहाँ, मैं था और कारोप वसीलिच। कमाल दिखाए हमने। आप जानती हैं कारोप वसीलिच को? भला मुझे क्या गर्ज पड़ी है कि तुम्हारे कारोप वसीलिच को जानती फिरूं। हाँ, यही तो बात है। वहाँ हम दोनों साथ थे। वो जो जगह कहलाती है पेरिस वेरिस, वहाँ मादाम ज़बीर के यहाँ हमने एक कदादम अंग्रेज़ी आईना तोड़ दिया था। क्या तोड़ दिया था? कदादम आईना, और क्या, इतना बड़ा आईना कि ज़मीन से छत तक लगा हुआ, और कॉप वेसिलिच को ऐसी चढ़ी हुई थी कि वो मादाम ज़बीर से रूसी ज़बान ही झाड़ने लगा। वो आईने से लगा खड़ा था, ज़रा उस पर झुक गया। मादाम ज़बीर उस पर अपनी ज़बान में चीख पड़ी कि मेरा शीशा 700 फ्रैंक का है, टूट जाएगा। वो मुस्कुराया और मेरी तरफ देखने लगा। मैं सामने के सोफे पर बैठा हुआ था। एक बला की हसीना पहलू में थी। अरे ऐसी थोड़ी थी जैसी ये हड्डो है। ये तो बस क्या बताऊं, वाह क्या लाजवाब चीज़ थी। कॉर्प वेसिली जोर से बोला, स्तिबियान त्रिपियो चे, स्तिबियान त्रिपियो, तोड़ता हूँ इसे, आधों आध हो जाएगा। मैंने भी जवाब दिया, हाँ हो जाए। उसने धड़ाक से घौंसा जो उस आईने पर जमाया तो उसके पुर्जे उड़ गए। मादाम ज़बीर गरीब की चीख निकल गई और वो उस पर बरस पड़ी और सीधी उसके थोबड़े की तरफ बढ़ी। बड़ा आया डाकू कहीं का। ये बात उसने अपनी ही ज़बान में कही थी। उस पर वो बोला, मादाम ज़बीर तुम अपना हर्जाना ले लो, मगर मेरी मर्जी में दखल मत दो। बस फौरन उसने 650 फ्रैंक खन खन गिन दिए और बाकी के 50 मोल भाव में कट गए।
ऐन उसी वक्त एक खौफनाक चीख सुनाई दी जो कई दरवाज़ों से गुजर कर पहुंची थी। जिस कमरे में हम थे उसके 2-3 कमरे के फासले से यह आवाज़ आ रही थी। मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई और मैं भी चीख पड़ा। मैंने ये चीख पहचान ली थी। सौफ येलिना की आवाज़ थी। जब वो दर्दनाक चीख हमारे कान में पड़ी तो उसके फ़ौरन बाद डांटने की, कसमें खाने की, गुत्थम गुत्था होने की आवाज़ और फिर आखिर में तड़ातड़ तमाचे मारने की साफ और बुलंद आवाज़ें सुनाई थीं। ये गालिबन मित्रुष्का अपने पैंतरे दिखा रहा था। एकदम दरवाज़ा धड़ से खुला और येलिना कमरे में हड़बड़ाई हुई आई। उसके चेहरे पर लहू का पता न था। आंखें फटी फटी थीं। सफ़ेद मलमल के फ्राक में जो मिला दुला और फटा हुआ था, उसके बाल जो नहायत एहतमाम से बनाए गए होंगे, अब खींचतान की वजह से बुरी तरह बिगड़े हुए थे। मैं दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। वो दौड़ती हुई बदहवास आई और अपनी बाहों से मुझे भींच लिया। हर शख्स चौंक कर अपनी जगह से उछल पड़ा। जब वो अंदर से निकल कर आई तो डांट डपट और गाली गलोच की आवाज़ें आ रही थीं। इतने में मित्रुष्का दरवाजे पर नमूदार हुआ। वह अपने पीछे बाल पकड़कर इस तोंदील दुश्मन को घसीट रहा था। उसकी हालत बड़ी अबतर थी। वो उसे खींचकर दरवाजे तक लाया और कमरे में झोंक दिया। ये रहा वो, संभालिए इसे। मित्रुष्का ने नहायत इत्मीनान के अंदाज में ज़ोर से ऐलान किया। सुनो, मसलोबियोफ ने मेरे करीब आकर शाना थपथपाया और बोला, हमारी गाड़ी होगी, वो ले लो और बच्ची को अपने साथ घर ले जाओ। बस अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, बाकी हम कल देखेंगे। दोबारा कहने की देर नहीं थी। मैंने येलिना का बाजू थामा और उसे बदमाशी के अड्डे से बाहर ले आया। मुझे कुछ खबर नहीं कि वहाँ पर मामला कैसे निपटा। किसी ने हमें रोका टोका नहीं। मकान की मालिका पहले ही दहशत के मारे हवास बाख्ता हो गई थी। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि वो बीच में दखल दे ही ना सकी। घोड़ा गाड़ी हमारे इंतज़ार में खड़ी थी। 20 मिनट के अंदर हम अपने घर पहुँच गए। येलिना बिल्कुल अधमोई हो चुकी थी। मैंने उसके फराक के बंद खोल दिए और उस पर पानी छिड़का और उसे सोफे पर लटा दिया। उस पर बुखार और गशी की हालत तारी हो चली थी। उसके नन्हे से पीले चेहरे को देखा, रंग उड़े हुए होंठों को देखा, स्याह बालों पर नज़र की जो एक तरफ को ढेर हो गए थे, अगरचे उन्हें बड़े एहतमाम से बनाया संवारा गया होगा और उनमें खुशबू भी लगाई गई होगी। उसके तमाम श्रृंगार को देखता रहा। उन गुलाबी फीतों को देखा जो अब भी कपड़ों में कहीं कहीं अटके रह गए थे और पूरी तरह उस घिनौने मामले की असलियत मुझ पर खुल गई। बेचारी नन्ही सी बच्ची, उसकी हालत बद से बदतर होती गई। मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा और सोच लिया कि नताशा के यहाँ आज नहीं जाऊँगा। ज़रा ज़रा देर से येलिना अपनी दराज पलके ऊपर उठाती थी और मुझ पर नज़र डाल लेती थी। वो देर तक किस तरह जम कर देखती थी, गोया मुझे पहचानने की कोशिश कर रही है। आधी रात गुजर चुकी थी और काफ़ी वक्त हो गया था कि उसकी आंख लग गई। मैं भी उसके पास ही फर्श पर थक कर लेट गया।